मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊँगा कि मैंने 6 साल से जो है मैं कंटिन्यूअसली काम कर रहा हूँ फ़िल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एज़ अ वीडियो एडिटर। 6 महीने मैंने जो है काम किया था न्यूज़ चैनल में। मैं क्राइम सीन में था, वहाँ पे क्राइम वाली जो है चीज़ें एडिट करता था, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद मैंने प्रोडक्शन हाउस जॉइन किया और वहाँ पे सेम चीज़ें जो हैं एडिट करने को मिलती थी, अगर जो लोग एजेंसी में काम करते हैं उन्हें पता होगा। उसके बाद मैंने जो है एक स्टार्टअप जॉइन किया, जिसमें मैंने साढ़े 4 साल जो है काफ़ी सारे प्रमोशन वीडियोज़ बनाए और लास्टली मैंने 2 साल डिजिटाइज़ेशन प्रोजेक्ट पे काम किया है, जो कि मैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा सेक्रेटेरिएट के अंडर में काम कर रहा था। उसके साथ-साथ मैं जो है इंडिपेंडेंटली फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी करता हूँ। फिर वो चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, टीवीसी हो, नॉन फ़िक्शनल हो, फ़िक्शनल हो या फिर कोई म्यूज़िक वीडियो हो या फिर वेडिंग फ़िल्म्स हो, मेरा पर्सनल फ़ेवरेट। सो ये सारे प्रोजेक्ट मैं करता हूँ, ठीक है? मेनली मेरा काम रहता है पोस्ट प्रोडक्शन का और ये कंप्यूटर सेटअप के साथ आप देख भी सकते हो। नॉर्मली तो मुझे पसंद है ट्रैवल वीडियोज़ बनाना, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और कोई जो ये वीडियो देख रहा है एज़ अ वीडियो एडिटर अगर वो बनना चाहता है या उसे बनना है, उसके लिए क्या स्कोप है, ये तो खुद ही उसे पता लग जाएगा। मैं बस बताऊँगा कि सॉफ्टवेयर के बारे में और मशीन के बारे में इस वीडियो में। एज़ अ वीडियो एडिटर या फिर अगर आपको वीडियो एडिटर बनना है, तो मशीन के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी ही चाहिए। जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास मशीन थी तो 2017 में iMac 2017 में जो नया 21 इंच वाला जो मॉडल आया था, तो 8 जीबी रैम और i5 और 8th जनरेशन शायद उस टाइम पे था वो, तो वो मैंने खरीदा था। कुछ मोर देन 95,000 रुपीज़ समथिंग आया था क्योंकि मैंने बेस मॉडल खरीदा था और सबको पता है कि जो बेस मॉडल होता है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होती है। मतलब चाहे वो कार हो, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे गैजेट्स हो, चाहे कंप्यूटर हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो। सो मैंने करीब-करीब उसको अभी तक मैं उसको चला रहा हूँ 2025 तक भी। तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एचडी वीडियोज़ मैंने एडिट की, मैंने स्टार्ट किया एफसीपी से। देन एप्पल का अपना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है तो ऑप्टिमाइज़ेशन अच्छी होती है और वीडियो एडिटिंग जो है फाइनल कट प्रो पे बहुत अच्छी होती थी। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब मैंने खुद के प्रोजेक्ट पकड़ने शुरू करे, मैं अपने असाइनमेंट्स करता था और काफ़ी बड़े-बड़े क्लाइंट्स की जो है मुझे काफ़ी हैवी और रॉ फुटेज जब मिलती थी एडिट करने के लिए, तो कुछ कोडेक्स जो है एफसीपी में सपोर्ट नहीं होते थे। कुछ वीडियो फॉर्मेट्स जो हैं प्ले नहीं होती थी, टाइमलाइन ग्लिच कर जाती थी और मैग्नेटिक टाइमलाइन में थोड़े से बहुत इश्यू होते थे जो आपको पता ही होगा। तब मैंने जो है प्रीमियर प्रो पे शिफ्ट कर लिया और उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे तो थे ही नहीं कि मैं अब सब्सक्रिप्शन लेके जो है एज़ एडिटर काम करूँ, ना मैं इतने पैसे अर्न कर रहा था। तो मैंने विदाउट सब्सक्रिप्शन जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाते थे किसी गलत तरीके से, मैंने उसी तरीके से जो है काम किया और करीब-करीब 3-4 साल मैंने ऐसे ही काम किया। और बाकी तो जब मेरे पास पैसे हो गए और मैं ठीक-ठाक अर्न करने लगा हूँ, तो अब फाइनली जो है मेरे पास प्रीमियर क्या-क्या सिर्फ़ एडोबी का पूरा सब्सक्रिप्शन है। हाँ, है स्कूल कॉलेज वाला ही जो सस्ता होता है, कुछ ₹700 महीने का, देन साल भर के लिए होता है वो, ₹700 महीने, देन उसके बाद ₹1000 महीने का जो है आपको सब्सक्रिप्शन पे करना होता है। अगर आप वीडियो एडिटर हो या आपको वीडियो एडिटर बनना है और आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप एडोबी का सब्सक्रिप्शन लें, जिसमें आपको जो है बहुत सारी अपडेट्स मिल जाती हैं, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और आपको पता ही होगा एडोबी कितना क्रैश होता है। तो जो अब लेटेस्ट 2025 है एडोबी, उसमें जो है चाहे प्रीमियर प्रो हो, चाहे फ़ोटोशॉप हो, चाहे आफ्टर इफेक्ट हो, ये अच्छी बात है कि कई सारे फीचर्स आपको ऑनलाइन देखने को मिलते हैं, जो कि क्रैक वर्ज़न में आपको देखने को नहीं मिलते थे। जैसे चाहे तो प्रीमियर की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें आपको वीडियो को ट्रांसक्रिप्ट करना हो, सबटाइटल जनरेट करने हों या फिर फ़ोटोशॉप में जो है आपको जनरेटर फ़िल यूज़ करना हो और क्लाउड स्टोरेज का भी आपको 100 जीबी का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के पॉइंट ये है अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, ठीक है, कि अगर आप 50-60 हज़ार रुपए कमा रहे हो, तो आपके हज़ार रुपए खर्च होने एडोबी सब्सक्रिप्शन पे तो बनते हैं, जो कि वर्थ इट है और वैल्यू फॉर मनी है। ठीक है, ये हो गई सॉफ्टवेयर की बात। अगर आप लोग 50,000 से कम कर रहे हो, तो फिर मैं ये बोलूँगा कि ट्राई कीजिए किसी के साथ सब्सक्रिप्शन शेयर हो जाए, शेयरिंग में आपको मिल जाए या किसी का माँग लीजिए, ऑफ़िस वालों से ले लीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली में से कहीं जुगाड़ कर लीजिए या फिर जो दूसरे तरीके का जुगाड़ होता है, वो भी कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही जॉइन किया था, जब मेरी जो है स्टार्टिंग जर्नी थी, आज से करीब 4-5 साल पहले और स्टिल मैं अभी तक देखता हूँ काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज़ हैं, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, फ्रीलांसर हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, जो कि बिना पेड सब्सक्रिप्शन के काम करते हैं। सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से काम करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि 30-40% का जो है ग्लिचेस ज़्यादा आ जाते हैं, क्रैश ज़्यादा हो जाते हैं और थोड़ा-सा परफॉर्मेंस इश्यूज़ रहता है। बाकी काम पूरा होता है, ठीक है? मैं भी जस्ट इस 2025 से ही पेड सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल पे ही काम कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कंप्यूटर की।
ठीक है, तो मैंने मैक्स पे स्टार्ट किया था। देन उसके बाद ये जो आप कंप्यूटर देख रहे हो, इस कंप्यूटर को मैंने खुद से ही मतलब बनाया है, अपने ही हाथों से असेंबल किया है। तो इसकी अगर मैं स्पेक्स की बात करूँ, तो जब ये मैंने कंप्यूटर बनाया था तो मेरा ये था कि यार मैं चाहे प्रीमियर प्रो पे काम करूँ, चाहे आफ्टर इफेक्ट पे काम करूँ, चाहे फोटोशॉप पे काम करूँ, चाहे इलस्ट्रेटर पे काम करूँ, चाहे चारों सॉफ्टवेयर पे काम करूँ, चाहे एचडी पे काम करूँ, चाहे 4K पे काम करूँ, चाहे पीछे जो है मीडिया एनकोडर में 4K हाई रेजोल्यूशन पे फुल रेंडर लगी हुई है 1-2 घंटे की फाइल, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरा सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए, मेरा कंप्यूटर रुक जाए, या जो वो माउस आप क्लिक करते हो तो वो सर्कल सा आने लग जाता है, ऐसा कोई भी इशू मुझे नहीं चाहिए था। मेरा बजट भी ये था कि यार 70-80 हज़ार रुपये से ज़्यादा मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे खर्च भी नहीं करने, और मेन मेरे को वैल्यू फॉर मनी जो है प्रोडक्ट चाहिए था। तो उस टाइम पे मेरे पास एप्पल मिनी M4 का ऑप्शन नहीं था, तो मैंने वो नहीं खरीदा, ठीक है। तो मैं गया इस कंप्यूटर के लिए, इसकी अगर मैं आपको स्पेक्स बताऊं, तो मैंने सबसे पहले तो चूज़ किया कि यार प्रोसेसर जो होना चाहिए ना वो हाई एंड होना चाहिए, ठीक है। और वो भी इसलिए क्योंकि अडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो प्रीमियर प्रो है, चाहे फोटोशॉप है, चाहे दो भी दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे बेस्ड ऑन वर्क करते हैं सीपीयू के, वो जीपीयू का बहुत कम यूज़ करते हैं। हालांकि है सारे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ही, मतलब उन पे आप चाहे आप डिज़ाइनर काम करो, चाहे वीडियो आर्टिस्ट का एज ए वीडियो आर्टिस्ट काम करो, चाहे आप एनिमेटर काम करो, या फिर आप कंपोजिटर आर्टिस्ट काम करो, या फिर 2D या 3D के जो है 2D या 3D के जो है डिज़ाइन करो, मॉडलिंग करो, जो मर्जी करो। मेनली जो काम होता है सॉफ्टवेयर पे वो होता है सीपीयू बेस्ड, ठीक है। जब तक कि आप स्पेसिफिक आप ट्रैकिंग या फिर कोई हाई एंड स्पेसिफिक जो है आप कुछ काम नहीं करते हो, तो आपका जो है जीपीयू यूज़ नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने जो है i7 पे मैं गया, i9 तक के लिए मेरे पास बजट नहीं था कि यार नहीं, मेरे को जो है और भी चीज़ें इन्वेस्ट करनी है। तो मैं i7 पे गया, वो भी 13 जनरेशन उस टाइम पे लेटेस्ट था, तो मैंने 13 जनरेशन लिया। फिर मेरे माइंड में ये था कि जितना मैक्स हो सकेगा मैं उतना रैम करूँगा, तो मैं 32 GB DDR4 सॉरी 32 GB DDR5 52 हर्ट्स मेगा हर्ट्स पे जो है काम करती है, उस पे मैं गया। और उसके बाद मेरा ये था कि हाँ, इन फ्यूचर में अगर मुझे रैम बढ़ानी होगी तो 32 GB से मैं 64 GB कर लूँगा। हालांकि अभी तक स्टिल 32 GB मेरा बहुत अच्छे से काम हो रहा है, लेकिन स्टिल कई बार ये हो जाता है कि मैं बहुत हाई रेस पे काम कर रहा हूँ, कि लाइक मैं 6K 8K फुटेज पे काम कर रहा हूँ, तो समटाइम्स मुझे लगता है कि यार नहीं, 64 GB रैम होनी ही चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हो, कि आपका जो है एनकाउंटर में जो है रेंडर भी चल रहा है एक 4K फुटेज का, और 4K फुटेज का जो है आप एडिट भी कर रहे हो, और उसके साथ साथ आपके फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और आफ्टर इफेक्ट ये सब भी खुले हुए हैं। अब बात करते हैं कि और ज़्यादा स्पेक्स की मैं बात करूँ तो 32 GB की DDR5 रैम हो गई, i7 13 जनरेशन का जो है CPU हो गया। उसके साथ स्टॉक कूलर आया था जो कुछ टाइम मैंने वो यूज़ किया, उसके बाद मैंने ये ले लिया, इसकी बात करेंगे। और मदरबोर्ड की मैं बात करूँ तो मेरे पास गेमिंग का ही मदरबोर्ड था, गीगाबाइट 670 गेमिंग AXX करके कोई मॉडल आता है, वो मैंने जो है खरीदा। तो अभी तक मेरे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बस 2 बारी प्रॉब्लम ये आई थी कि मैंने डायरेक्ट कूलर के सामने इस कंप्यूटर को यूज़ किया था, तो मॉइस्चर की वजह से मदरबोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, जो कि सर्विस सेंटर से मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करा लिया। अब बात करते हैं कि उसके बाद, अभी तो ऐसी शायद आपको फ्रेम में दिख रहा होगा, अभी मेरे पास है, उससे पहले नहीं था, और लोकेशन मेरी फरीदाबाद है जहाँ मैं रहता हूँ। तो इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि समटाइम्स लाइट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, समटाइम्स लाइट अवेलेबल नहीं रहती। और मेरे को ये था कि यार इन्वर्टर पे जब मैं काम कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे, मेरे को टेम्परेचर का कोई इशू नहीं होना चाहिए कि कंप्यूटर मेरा हीटअप हो रहा है, परफॉर्मेंस मेरे को मिल नहीं रही है, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पर, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो 55 डिग्री टेम्परेचर अभी चल रहा है। अगर वहीं इसमें स्टॉक कूलर यूज़ हो रखा होता तो 80-90 डिग्री जो है स्टैंड बाय पे, जैसे अभी काम नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टैंड बाय पे कंप्यूटर है, तो 80-90 डिग्री टेम्परेचर जो है पहुँच जाता है मेरे CPU का। जिससे कि क्या होता है, अगर आप थोड़ा और काम करोगे या रेंडर दोगे तो 100 डिग्री पे जाके वो स्टक हो जाता है, उसके बाद टेम्परेचर ऊपर बढ़ता नहीं है, परफॉर्मेंस लो हो जाती है। तो वो मुझे को चाहिए नहीं था कि ना मेरा टेम्परेचर बढ़े ना मेरी परफॉर्मेंस कम हो। तो मैंने जो है ये एंड एस्पोर्ट्स ICE-C621, अब तो शायद इसका प्राइस अमेजोन पे 2500-2600 रुपये है, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने ये खरीदा, जिसमें मुझे 2 फैन मिलते हैं जो कि काफ़ी हाई स्पीड पे काम करते हैं, और स्टॉक कूलर से रिप्लेस करने के बाद मेरे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ी है 20 से 25%, वेरी ऑनेस्ट। और टेम्परेचर में जो डिफरेंस आया है, जहाँ मेरा 100 डिग्री टेम्परेचर जा रहा था, अब तो 100 डिग्री तो कभी भी नहीं जाता, चाहे मैं कितना भी हाई एंड रेंडर लगा दूँ। हाँ, जो स्टैंड बाय पे मेरा 70, 75, 80 डिग्री टेम्परेचर रहता था, अब मेरा टेम्परेचर है 55 डिग्री पे। उसके बाद भी अगर आप अपने कंप्यूटर का, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर आपको मेरा फ्रेम में दिख रहा हो ये कैबिनेट, सो ये आप डस्ट फिल्टर हटा लीजिए, ठीक है, जिससे कि वार्म एयर, जो गर्म एयर है, वो ऊपर आसानी से निकल जाए।
ठीक है। और ये तब कीजिएगा आप जब आपका कंप्यूटर चल रहा हो, जब कंप्यूटर बंद हो जाए तो वापस इसको वापस रख दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ये मैंने हटा दिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर मैनुअली खुद से 5 फ़ैन लगाए हैं। इसके अंदर मुझे एक ही फ़ैन मिला था, तो मैं अब दिखाता हूँ वो फ़ैन मैंने कहाँ-कहाँ लगाए हैं और कैसे इस कंप्यूटर का एयर फ्लो बढ़ गया है। और अभी देखना, जो अभी यहाँ पे 54 डिग्री टेम्परेचर शायद ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो कितना कम जाता है, ठीक है। अभी मैं मैनुअली खुद हाथ से चेक करता हूँ कि कितनी वार्म एयर आ रही है। हल्की वार्म एयर है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो इस बॉक्स को पीछे कर लेते हैं, ठीक है। टेबल मेरा काफ़ी मैसी हो गया है यार, बहुत सारा सामान है। सो ये जो है मेरे कंप्यूटर का फ्रंट पैनल, हल्का सा खोला। हालांकि ये आरजीबी लाइट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। और अब आप देख सकते हो 1 2 3 ये 3 फैन मैंने खुद से लगाए हैं। इसको हाल फिलहाल के लिए इधर रख देते हैं। और जो ये स्टॉक कूलर की से मैंने रिप्लेस किया है, ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर टाइप के डिज़ाइन में आता है। 2 फैन इसके अंदर है, 3 फैन ये, तो 3 और 2 5 फैन हो गए। और 2 फैन मैंने इसके टॉप पे लगाए हैं, तो 5 और 2 7, टोटल 7 फैन है, ठीक है। तो 7 फैन से इतना जो है इसका एयर सर्कुलेशन बढ़ जाता है कि जो एयर सर्कुलेशन है वो 5 टाइम ज़्यादा हो जाता है। और ठंडी हवा, मतलब जो आपके नॉर्मल घर में जो आपके टेम्परेचर है, अगर आपके घर में ज़्यादा सनलाइट नहीं पड़ती और आपके ऊपर भी जो है 1-2 घर और बने हुए हैं और साइड में भी कोई खाली जगह नहीं है आपके मकान के, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर जैसे इंडोर में होता है कि अगर बाहर 45 डिग्री या 50 डिग्री है, तो घर के अंदर जो है वो रहता है 40 डिग्री के आसपास या 35 डिग्री के आसपास। तो उसमें भी आपका कंप्यूटर बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, बहुत अच्छे से आपके जो है इक्विपमेंट चलते हैं और लाइफ टाइम भी जो है आपकी कंप्यूटर का बढ़ जाता है। जहां आपका सीपीयू आपके स्टॉक कूलर के साथ 2 या 3 साल बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। वहीं अगर आप ये 3000 रुपये का जो है, अब तो शायद आपको ये 2500-2600 रुपये में मिल जाएगा, ये खरीद लेते हैं अमेजोन से और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। वैसे तो खुद ही हो जाता है, वैसे अगर आपसे नहीं होगा तो आप किसी भी जो है अपने पास वाले कंप्यूटर वाली शॉप से करवा सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर की लाइफ सीधा, मक्खी क्यों आ गई, अगर आप ये इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में, तो आपके कंप्यूटर की लाइफ सीधा 10 साल बढ़ जाती है, सीधा 10 साल। अब आप देखो, अब आप देखो, अब आप देखो कि ये कंप्यूटर आपको देखने में कैसा लग रहा है। बाकी मैं थोड़े से इसके शॉर्ट्स जो हैं, अब आप देखो आपको ये कंप्यूटर देखने में कैसा लग रहा है। बाकी थोड़े से शॉर्ट्स मैं जो है इस वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगा। हाँ, बाकी रही अगर एज ए वीडियो आर्टिस्ट जो मैंने वीडियो बनाने का सोचा था, हाँ जीपीयू को लेकर के कि यार जीपीयू ऐड करना चाहिए कंप्यूटर में, नहीं ऐड करना चाहिए। तो देखो मैंने तो जीपीयू ऐड नहीं किया बिकॉज आई नो, मेरी अपनी रिसर्च थी वीडियो इंटरनेट पे। अभी तक तो शायद कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल सेम ही चीज़ बोलेंगे कि यार खरीद लोगे तो जो है आपका परफॉर्मेंस अच्छा बन जाएगा। इवन तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर जो सिर्फ फोटोशॉप पे काम करते हैं और वो भी तक भी जो है अपने कंप्यूटर में जीपी यूज़ करते हैं। जबकि एज ए वीडियो आर्टिस्ट मैं आफ्टर इफेक्ट पे भी काफ़ी अच्छा काम करता हूँ और समटाइम्स 3D की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ट्रैकिंग भी करता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें और बहुत सारी हैवी कंपोजिशन बन भी जाती है, मल्टीपल लेयर्स, मतलब 1000 लेयर। फिर भी मेरे पास जीपीयू नहीं है, क्यों? क्योंकि आफ्टर इफेक्ट हो, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे प्रीमियर प्रो हो, ये सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं सीपीयू बेस्ड। आफ्टर इफेक्ट और सॉरी जीपीयू जब आपका काम करेगा जब आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जीपीयू परफॉर्मेंस कोई स्पेशल इफेक्ट पे काम करेंगे तभी। और जीपीयू जितने रुपए का आप जीपीयू, अगर आपको 2025 में कोई भी जीपीयू खरीदना है तो कम से कम 30,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का आप जीपीयू खरीद सकते हो। जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके जीपीयू काम का नहीं है तो वो पैसा बेकार ही है। उससे तो बेस्ट आप क्या कर सकते हो कि जितनी आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ रैम आप बढ़ा सकते हो अपने कंप्यूटर में वो बढ़ाओ। 8 GB है तो 16 GB करो। इनफैक्ट 16 GB तो मिनिमम होनी चाहिए, अब तो स्टैंडर्ड है। 16 GB कम से कम होनी चाहिए। DDR5 की हो, जितने ज़्यादा मेगा हर्ट्स की होगी उतनी ज़्यादा फास्ट रैम होगी आपकी, और जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा फास्ट जो है आपका कंप्यूटर काम करेगा। और कोशिश करो कि सीपीयू भी आपका जो है सबसे ज़्यादा हाई एंड पावर का हो। या तो i9 है तो और अच्छी बात है, i7 भी है तो भी काम बहुत अच्छा चल जाता है, चाहे कितना भी हैवी टास्क कर लो। लेकिन जनरेशन जो है वो हमेशा लेटेस्ट होनी चाहिए। जब मैंने लिया था तो 13 जनरेशन था, अब तो शायद 14 जनरेशन या फिर अल्ट्रा प्रो मैक्स, दुनिया भर की कोई ना कोई जनरेशन चलती रहती है। क्योंकि मेरे को कंप्यूटर ऐसा चाहिए था, जो मैं कंप्यूटर आज बनाऊं तो वो आगे के आने वाले 8 से 10 साल तक आराम से टिके और परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम हो ना। हालांकि मैंने तो इसलिए बनाया था ताकि ब्लेंडर वगैरह मैं सीखूं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है क्योंकि 3D का बहुत कम ही काम मेरे पास आता है, और आता भी है तो मैं वो आउटसोर्स करा लेता हूँ। बाकी तो ये है कि अगर आपका कोई कमेंट, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं उसका कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का।
बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि यार लैपटॉप खरीदें, डेस्कटॉप खरीदें, मैक खरीदें, क्या खरीदें। देखो देखो 2025 है, अगर आप वीडियो एडिटर हो या बन रहे हो या मीडिएटर हो या फिर प्रो लेवल के हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खरीदो एप्पल मैक मिनी M4, जिसका ऑलमोस्ट प्राइस है 60,000 रुपये के आसपास। और ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको 55-57 हज़ार रुपये में मिल जाता है। बैंक डिस्काउंट लगाओगे आप तो कुछ 51-52 हज़ार रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास GST है तो आपको शायद 50,000 रुपये तक मिल जाए। और अगर आप स्टूडेंट डिस्काउंट के थ्रू लें किसी भी मतलब एप्पल ऑथराइज सेंटर से, तो ये आपको 50,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और उससे बेस्ट कोई मशीन नहीं है, क्योंकि इस मशीन को बनाने के लिए मेरी कॉस्ट आई थी करीब 80-90 हज़ार रुपये, मतलब 80,000 रुपये तक का कॉस्ट आया था। जो और जिसमें सिर्फ ये मतलब जिसमें मुझे क्या क्या मिला है, हाँ इसका कॉस्ट भी अगर जोड़ देंगे तो 3,000 रुपये आप इसके भी एड ऑन कर दो तो 83,000 हो गया। और फैन का भी आप जोड़ दोगे तो 3 2 5 5 फैन हो गए 1,500 रुपये, वो तो मतलब 4-4.5 हज़ार एक्स्ट्रा कर लो आप, तो 4.5 मतलब 85,000 लगा लो आप अप्रोक्स। 85,000 में मेरे को सिस्टम पड़ा, जिसमें मुझे क्या मिला है, i7 जनरेशन CPU, 670 GB गेमिंग मदरबोर्ड, और थर्ड जनरेशन की जो है फास्ट SSD, और 32 GB की जो है DDR5, और 52 मेगाहर्ट्ज़ पर चलने वाली जो है रैम। और ये कैबिनेट 2 से 3 हज़ार रुपये का ये कैबिनेट भी था। लेकिन अगर आप एप्पल मैक मिनी M4 खरीदोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, 16 GB की रैम मिलती है और बाकी का CPU GPU उनका सब अपना होता है। लेकिन मेरे कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट वो कंप्यूटर काम करता है, जबकि इसकी कॉस्ट 10-20 हज़ार ज़्यादा है। उसमें आपको बस खाली कौन देखने को क्या मिलेगा, मतलब नेगेटिव एडवांटेज उसका क्या है कि उसमें आपको जो है गेम आप नहीं खेल सकते यार, ठीक है। और मेरे को तो ये लगता है कि गेम नहीं खेलते लोग, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो गेम खेलते हैं, बस खाली शौक के तौर पे थोड़ा बहुत। मैंने भी अपने कंप्यूटर के चक्कर में जो है 4-5 हज़ार रुपये का गेमिंग पैड खरीदा, तो वो गेमिंग कंट्रोलर, लेकिन बहुत कम ही गेम खेला है मैंने उससे। तो एक तो आप एप्पल में कंप्यूटर में गेम बहुत कम खेल सकते हैं। दूसरा, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, चाहे एडिटिंग के हो चाहे दूसरे कुछ, वो आपको पेड यूज़ करने पड़ेंगे। उसके अंदर दूसरे तरीके का जो अनऑथराइज सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़ करना, मतलब मैंने तो अभी तक देखा नहीं है M1 वाली चिप में। बाकी उसमें आपको क्या इश्यूज़ आते हैं कि एक तो वो कॉम्पैक्ट है तो वो बहुत अच्छी बात है, इशू वाली बात नहीं है। दूसरा, इन फ्यूचर अगर वो कभी ख़राब हो गया तो रिपेयर कराना और रिपेयरिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। बाकी तो ये है कि उसको, जैसे इसको तो आप नॉर्मल बिना AC के यूज़ कर सकते हैं, उसको आपको AC चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि बहुत छोटी सी मशीन है। हालाँकि तो वैसे उसके अंदर फ़ैन भी होता है और बहुत ज़्यादा उसको जो है ओवरहीट होता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती, जिस कमरे में आप रहते हो, जिस कमरे में आप अपनी मशीन को रखना चाहते हो, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा इन 2025, अगर आप चाहे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, 3D 2D का भी थोड़ा बहुत काम करते हो, तो एप्पल मैक मिनी M4 आपके लिए बेस्ट कंप्यूटर है धरती पे। उससे फास्ट उस प्राइस में कोई दूसरा कंप्यूटर मैंने तो देखा नहीं है। मतलब मैंने 4-5 लाख रुपए तक के कंप्यूटर यूज़ करे हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी वैल्यू फॉर मनी मुझे जो है एप्पल मैक मिनी M4 ही लगा हुआ है। बाकी तो बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि यार लैपटॉप खरीदें तो कौन सा खरीदें, सस्ते से सस्ता कौन सा खरीदें, महंगे से महंगा कौन सा खरीदें। देखो, महंगा तो आप कोई भी खरीद सकते हो, नो प्रॉब्लम, सब अच्छे आपको ऑप्शन मिल जाएंगी। बाकी एज ए एडिटर, अगर आपके पास बहुत ही कम पैसे हैं और बहुत ही कम बजट में आपको खर्च करना है और 4-5 साल आपको लैपटॉप अपना चलाना भी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि i3 11 जनरेशन से ऊपर आप कोई भी खरीद लीजिए। सजेस्ट करूँगा मैं लेनोवो, बाकी आप किसी भी ब्रांड में ले लीजिए। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है, आप आफ्टर इफेक्ट तक जैसे हैवी सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे से रन कर सकते हो। अब कुछ लोगों के मन में विचार आएगा कि यार लैपटॉप खरीदें या डेस्कटॉप खरीदें, तो मैं सजेस्ट करूँगा सबसे पहले तो ये, अगर हो सकता है तो एप्पल मैक मिनी खरीदो। नहीं, अगर आपको वो जच रहा है और आपको एक पोर्टेबल डिवाइस चाहिए तो आप लैपटॉप खरीदो, जो कि मैंने आपको बता दिया है, सस्ते से सस्ता। और अगर हो सकता है तो आप कंप्यूटर खरीद सकते हो, पूरा डेस्कटॉप वर्जन, जिसमें तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी ही मिलेगी मिलेगी। इनमें अगर आप कोई प्रोडक्ट खराब भी हो गया, कि लगा लो आप सपोज कि आपका CPU फूक गया या जीपीयू छोड़ दो, आप जीपीयू तो लेना ही नहीं, जब ही लेना जब आपको लगे कि हाँ जीपीयू मेरे काम का है। कि आपका CPU डैमेज हो गया, CPU में कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर आपकी रैम खराब हो गया, मदरबोर्ड खराब हो गया, तो आप एक पार्ट ले जाके चेंज करा के रिपेयर करा के अपना काम ओके कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें मैक के साथ या फिर एप्पल के प्रोडक्ट के साथ पॉसिबल नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ एज अ वीडियो आर्टिस्ट मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी अगर आप एज ए क्रिएटर हो, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह का कोई और क्वेश्चन है वीडियो या फिर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से या फिर एडिटिंग से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आपको जो है आंसर करने की कोशिश करूँगा। बट आप ये हेल्प मेरी कर सकते हो, अगर कोई वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता है या फिर करना चाहता है या फिर सीखना है या फिर
उसकी ग्रोथ के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो का आप जो है आगे से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।